वेलकम टू पीटी 365 एनवायरनमेंट के सेकंड वीडियो में जहां हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। इस एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, जिसमें हम समझेंगे वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स 2025। उसके बाद एक क्विक ओवरव्यू लेंगे नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया का, और ये भी देखेंगे कि इंडिया अपने फॉरेस्ट की वैल्यू कैसे मेजर कर रहा है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट्स 2025 के थ्रू। इसके बाद हम मूव करेंगे वेटलैंड्स, कोस्टलैंड्स और ओशंस की तरफ, जहां हम एक्सप्लेन करेंगे यूएन हाई सीज ट्रीटी, रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स और वो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स जो रीसेंट टाइम्स में न्यूज़ में रहे हैं। वीडियो में एमर्जिंग इश्यूज भी कवर किए जाएंगे, जैसे कोरल ब्लीचिंग और मैंग्रोव इकोसिस्टम्स में सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। टुवर्ड्स द एंड हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल डेवलपमेंट्स और की टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स जो न्यूज़ में फ्रीक्वेंटली दिखाई देते हैं, जैसे कंजर्वेशन रिजर्व्स, ग्लोबल ओशन डैकनिंग, एनवायरमेंटल डीएनए, ब्लू वॉशिंग, फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन और अंगुलेट्स। और फाइनली हम बात करेंगे मेजर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की जो न्यूज़ में रही हैं, जैसे CITES, UPOV, IBAT अलायंस और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिससे आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड ओवरव्यू मिल सके एक स्मूथ फ्लो के साथ। वन संरक्षण एवं संवर्धन अमेंडमेंट रूल्स 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली नोटिफाई किया है। इसी वजह से ये न्यूज़ में है। ये नए रूल्स पहले के वन संरक्षण एवं संवर्धन रूल्स 2023 में इंपॉर्टेंट चेंजेस लाते हैं। ये रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के अंडर इशू किए हैं, जिसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भी कहा जाता है। इस एक्ट को खुद फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के थ्रू अमेंड किया गया था। 2025 के अमेंडमेंट रूल्स के तहत एक मेजर चेंज कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट लैंड के डाइवर्जन, जैसे रोड्स, माइनिंग या इंडस्ट्रीज के लिए बदले में पेड़ पौधे लगाना, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर होता है। नए रूल्स के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए यूज होने वाली लैंड या तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जा सकती है, या फिर उस लैंड को इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 या किसी और एप्लीकेबल लॉ के अंडर ऑफिशियली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में नोटिफाई किया जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्रिटिकल या स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की माइनिंग से रिलेटेड है, जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंडर लिस्टेड हैं। ऐसे माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पर करनी होगी, और एफॉरेस्टेशन का एरिया कम से कम उस फॉरेस्ट एरिया का डबल होना चाहिए जो माइनिंग के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। अमेंडमेंट रूल स्टेट्स गवर्नमेंट्स को कुछ प्रोजेक्ट्स के इनिशियल स्टेज पर ज्यादा पावर्स देते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट्स लीनियर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड कंस्ट्रक्शन वर्क्स, लेकिन ब्लैक टॉपिंग और कॉन्क्रीटाइजेशन के अलावा रेलवे ट्रैक्स और ट्रांसमिशन लाइंस के लिए इनिशियल वर्किंग परमिशन दे सकती हैं। पहले स्टेट्स बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से इन प्रिंसिपल या स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस मिले ना तो प्रिलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर सकती थी और ना ही रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकती थी। अब इस रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स कर दिया गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर फॉरेस्ट क्लियरेंस का एक 2 स्टेज प्रोसेस होता है। स्टेज 1, जिसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी कहा जाता है, में प्रोजेक्ट को कुछ कंडीशंस के साथ अप्रूव किया जाता है, जैसे कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए पैसा डिपॉजिट करना। स्टेज 2, जो फाइनल अप्रूवल होता है, तब दिया जाता है जब स्टेट गवर्नमेंट ये कंफर्म कर देती है कि स्टेज 1 में लगाई गई सारी कंडीशंस पूरी तरह कंप्लाई हो चुकी हैं। अथॉरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 5 हेक्टेयर्स तक के फॉरेस्ट लैंड वाले प्रोजेक्ट्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स को छोड़कर, का अप्रूवल रीजनल ऑफिस के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट देते हैं। लेकिन 5 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड वाले प्रोजेक्ट्स और सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स, चाहे एरिया कितना भी हो, उनके लिए अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से लेना होता है, जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी की एडवाइस के बेसिस पर डिसीजन लेती है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन में भी चेंज किया है। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट लैंड में वो जमीन शामिल होगी जो किसी भी लॉ के अंडर, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर या नोटिफाई की गई हो, और वो लैंड जो 25 अक्टूबर 1980 के बाद रेवेन्यू या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट के रूप में रिकॉर्डेड हो। लेकिन जो लैंड 1996 या उससे पहले ऑफिशियली फॉरेस्ट यूज से नॉन फॉरेस्ट यूज में कन्वर्ट कर दी गई थी, उसे इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है।
2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये डायरेक्शन दी कि जब तक 2023 अमेंडमेंट के अंडर फॉरेस्ट लैंड आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक 1996 के टी.एन. गोडावर्मन जजमेंट में दी गई ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को फॉलो किया जाता रहे। अमेंडमेंट ये भी क्लैरिफाई करता है कि कुछ एक्टिविटीज को नॉन फॉरेस्ट पर्पस नहीं माना जाएगा। इनमें शामिल हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर फॉरेस्ट एरियाज में जो प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं हैं, जूज और सफारीज का इस्टेब्लिशमेंट, अप्रूव्ड मैनेजमेंट प्लान्स का हिस्सा होने वाले इको टूरिज्म फैसिलिटीज, सिल्वी कल्चरल एक्टिविटीज जैसे रीजनरेशन और फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑपरेशंस, और फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाई की जाने वाली कोई और एक्टिविटीज। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज की फॉरेस्ट लैंड को एक्ट के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया गया है। बहुत छोटी फॉरेस्ट एरियाज यानी 0.10 हेक्टेयर्स तक का यूज हैबिटेशंस को कनेक्टिविटी देने, रेलवेज के लिए और पब्लिक रोड्स या रेलवे लाइंस के साथ रोड साइड अमेनिटीज के लिए किया जा सकता है, जब ये गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन की जा रही हों। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर्स के अंडर स्थित फॉरेस्ट लैंड का यूज नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी नेशनल इंपॉर्टेंस की प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा सकता है। सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए 10 हेक्टेयर्स तक की फॉरेस्ट लैंड एग्जेम्प्ट की जा सकती है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में डिफेंस प्रोजेक्ट्स, पैरामिलिट्री कैंप्स या पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए 5 हेक्टेयर्स तक की फॉरेस्ट लैंड का यूज अलाउड है। इंडिया में फॉरेस्ट लॉज का एक बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशियल बैकग्राउंड टी.एन. गोडावर्मन थिरुमाल पद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 केस है। इस लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने फॉरेस्ट शब्द को बहुत वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग दी। कोर्ट ने कहा कि फॉरेस्ट में वो सारी लैंड शामिल है जो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट के रूप में रिकॉर्डेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट पर्सन्स की, और चाहे उसकी क्लासिफिकेशन कुछ भी हो। इसमें वो लैंड भी शामिल है जो डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से फॉरेस्ट लगती हो, और वो एरियाज भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुसार बनाई गई एक्सपर्ट कमिटीज ने फॉरेस्ट के रूप में आइडेंटिफाई की हों। ये जजमेंट आज भी इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ और पॉलिसी को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, जिसे ग्रीन इंडिया मिशन भी कहा जाता है, रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस प्रोग्राम के लिए एक रिवाइज्ड मिशन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। ग्रीन इंडिया मिशन को ओरिजिनली 2014 में लॉन्च किया गया था और ये इंडिया के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NACPC के अंडर आने वाली 8 नेशनल मिशंस में से एक है। इस मिशन का मेन आइडिया इंडिया के फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट, इम्प्रूव और एक्सपैंड करना है ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिले और साथ ही फॉरेस्ट पर डिपेंड करने वाले लोगों की लाइवलीहुड्स भी सपोर्ट हो सके। इस मिशन का एम पूरे देश में फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड दोनों पर फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाना है, जिसमें लगभग 24 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया पर एफॉरेस्टेशन का टारगेट रखा गया है। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इकोसिस्टम सर्विसेज को इम्प्रूव करना, जैसे वाटर रेगुलेशन, बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन और स्पेशली कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इन एफर्ट्स के थ्रू मिशन का गोल है कि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट किया जा सके। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मिशन 3 मेजर फोकस एरियाज पर काम करता है। पहला, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट्स की क्वालिटी और उनके इकोसिस्टम सर्विसेज को इम्प्रूव करना। दूसरा, फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाना और डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना। और तीसरा, फॉरेस्ट पर डिपेंड करने वाली कम्युनिटीज के इनकम सोर्सेज को एनहांस और डाइवर्सिफाई करना। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए फंडिंग का सोर्स पार्टली मिशन के अपने बजटरी एलोकेशन से आता है और पार्टली नेशनल कैंपा फंड से, जिसका फुल फॉर्म कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है। मिशन को 2021 से 2030 के 10 इयर्स के पीरियड के लिए प्लान किया गया है और इसका इंप्लीमेंटेशन बॉटम अप अप्रोच पर बेस्ड है। लोकल इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज यानी JFMCs, ग्राउंड लेवल पर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। रिवाइज्ड मिशन डॉक्यूमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को हाईलाइट किया गया है जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर इंडिया के नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन से लिंक्ड हैं। इनमें से एक है माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच, जिसके तहत इकोलॉजिकली वल्नरेबल और सेंसिटिव रीजन्स पर स्पेशल फोकस दिया जाता है, जैसे अरावली रेंज, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ वेस्टर्न एरिड रीजन्स, मैंग्रोव इकोसिस्टम्स और इंडियन हिमालयन रीजन।
मिशन प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहता है, जिसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स का यूज इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और विलेज लेवल डेवलपमेंट के लिए एनकरेज किया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स में पार्टिसिपेशन, जहां फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज से जनरेट होने वाले कार्बन क्रेडिट्स को सेल किया जा सकता है। इसके अलावा मिशन ग्रीन इंडिया फोर्स क्रिएट करने का प्रपोजल भी रखता है, जिसमें ट्रेंड यूथ शामिल होंगे जो मिशन के अंडर क्रिएट किए गए ग्रीन एसेट्स के इम्प्लीमेंटेशन, प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस में हेल्प करेंगे। फॉरेस्ट से रिलेटेड एक और रीसेंट डेवलपमेंट है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट का रिलीज, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पब्लिश की है। ये रिपोर्ट एनवायरमेंटल अकाउंट से रिलेटेड 8th कंसेक्यूटिव पब्लिकेशन है, लेकिन ये पहली रिपोर्ट है जो पूरी तरह से फॉरेस्ट अकाउंटिंग पर फोकस्ड है। ये फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग यानी SEEA फ्रेमवर्क पर बेस्ड है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 2018 में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशन में अडॉप्ट किया था। रिपोर्ट इंडियन फॉरेस्ट्स का करंट स्टेटस प्रेजेंट करती है, जो डेटा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 से लिया गया है। ये रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश की जाती है और ये एक बाईइनियल पब्लिकेशन है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़कर देश के ज्योग्राफिकल एरिया का 25.17% हो गया है, जो 2021 में 24.62% था। 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां फॉरेस्ट कवर उनके ज्योग्राफिकल एरिया के 33% से ज्यादा है। फॉरेस्ट एरिया के टर्म्स में टॉप 3 स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, जबकि ज्योग्राफिकल एरिया के परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट कवर में लक्षद्वीप सबसे ऊपर है, जहां लगभग 91.33% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। इसके बाद मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का नंबर आता है। इंडिया का टोटल मैंग्रोव कवर 4,992 स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन ये 2021 के कंपैरिजन में लगभग 7.43 स्क्वायर किलोमीटर्स कम हुआ है। गुजरात में मैंग्रोव कवर में डिक्लाइन देखा गया है, जबकि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है। इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट बताती है कि इंडिया का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट तक पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि इंडिया ने 2005 के लेवल के कंपैरिजन में लगभग 2.29 बिलियन टन्स एडिशनल कार्बन सिंक ऑलरेडी अचीव कर लिया है, जो 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन्स एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करने के टारगेट के काफ़ी करीब है, जैसा कि इंडिया के NDCs में कमिट किया गया है। रिपोर्ट फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी एक्सप्लेन करती है। फॉरेस्ट एरिया का मतलब होता है वो लैंड जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट के रूप में रिकॉर्डेड हो, जिसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी कहा जाता है। फॉरेस्ट कवर में वो सारी लैंड आती है जिसका एरिया 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा हो और जहां कम से कम 10% ट्री कैनोपी कवर हो, चाहे लैंड का ओनर कौन हो या उसका लीगल स्टेटस क्या हो। इसमें ऑर्थार्ड्स, बैम्बू और पाम प्लांटेशंस भी शामिल होते हैं। ट्री कवर का मतलब होता है फॉरेस्ट एरियाज के बाहर मौजूद छोटे ट्री पैचेस जो 1 हेक्टेयर से कम होते हैं, जैसे रूरल और अर्बन एरियाज में स्कैटर्ड ट्रीज, जो फॉरेस्ट कवर में काउंट नहीं होते। कार्बन स्टॉक से मुराद फॉरेस्ट्स के लिविंग और नॉन लिविंग सभी कंपोनेंट्स में स्टोर्ड कार्बन होता है, जैसे अबव ग्राउंड बायोमास, बिलो ग्राउंड बायोमास, डेड वुड, लिटर और सॉइल कार्बन। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स वो एरियाज होते हैं जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या स्टेट फॉरेस्ट लॉज के अंडर नोटिफाई किए जाते हैं, जहां लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है और जहां सभी एक्टिविटीज अलाउड होती हैं जब तक उन्हें स्पेसिफिकली प्रोहिबिट ना किया गया हो। यूनाइटेड नेशंस का हाई सीज ट्रीटी रिसेंटली न्यूज में इसीलिए रहा है क्योंकि इसे 60 कंट्रीज ने रैटिफाई कर दिया है और अब ये जल्द ही फोर्स में आने वाला है। इस ट्रीटी का ऑफिशियल नाम ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन है और इसे BBNJ एग्रीमेंट या हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है। ये 2023 में अडॉप्ट किया गया था और ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज के अंडर बनाया गया है, जो ओशंस को गवर्न करने वाला मेन ग्लोबल लॉ है। ये एग्रीमेंट तब ऑपरेशनल होता है जब 60 कंट्रीज रैटिफिकेशन के बाद 120 दिन पूरे हो जाते हैं। इंडिया ने ट्रीटी साइन कर ली है लेकिन अभी तक रैटिफाई नहीं किया है। जो कंट्रीज अनक्लॉज की मेंबर नहीं भी हैं, उन्हें भी इस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने की परमिशन है। इंडिया में इस ट्रीटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज नोडल मिनिस्ट्री है। BBNJ एग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनक्लॉज के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया तीसरा एग्रीमेंट है।
इससे पहले पहला अग्रीमेंट 1994 का पार्ट 11 इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट था, जो इंटरनेशनल सीबेड एरिया से मिनरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन से डील करता था। दूसरा अग्रीमेंट 1995 का यूनाइटेड नेशंस फिश स्टॉक्स अग्रीमेंट था, जो उन फिश स्पीसीज के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट पर फोकस करता है जो बॉर्डर्स के पार माइग्रेट करती हैं या ओपन ओशन में रहती हैं। हाई सीज ट्रीटी का मेन एम मरीन प्लांट्स, एनिमल्स और इकोसिस्टम्स का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज एंश्योर करना है उन एरियाज में जो नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर आते हैं, मतलब जो ओशन एरियाज किसी देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड होते हैं। ये ट्रीटी कुछ की आइडियाज के थ्रू काम करती है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया बेस्ड कंजर्वेशन टूल्स का क्रिएशन और मैनेजमेंट, जैसे हाई सीज में मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वो क्लियरली डिफाइंड ओशन रीजन्स होते हैं जो लीगली या इफेक्टिवली मैनेज किए जाते हैं ताकि मरीन बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ट्रीटी का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज के कमर्शियल यूज से होने वाले बेनिफिट्स का फेयर शेयरिंग, जैसे डीप सी ऑर्गेनिज्म से मिलने वाला जेनेटिक मटेरियल जो मेडिसिन या बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो सकता है। इन बेनिफिट्स में फाइनेंशियल गेन्स के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी शामिल होते हैं, जैसे साइंटिफिक नॉलेज। ट्रीटी कैपेसिटी बिल्डिंग और मरीन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर भी फोकस करती है, जिसका एम डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना है ताकि स्किल्स, ट्रेनिंग, रिसर्च और एडवांस टेक्नोलॉजीज शेयर की जा सकें और सभी देश ओशन कंजर्वेशन में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा ट्रीटी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स को कंपलसरी बनाती है उन एक्टिविटीज के लिए जो हाई सीज में की जाती हैं, जैसे डीप सी माइनिंग, ताकि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले मरीन इकोसिस्टम्स को होने वाले पॉसिबल डैमेज का स्टडी किया जा सके और उसे कम किया जा सके। साथ ही ट्रीटी कुछ क्लियर एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड करती है। ये वॉरशिप्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट या नेवल सपोर्ट वेसल्स पर अप्लाई नहीं होती। फिशिंग और फिशिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज जो पहले से ही दूसरे इंटरनेशनल लॉज के अंडर रेगुलेटेड हैं, उन्हें भी इस ट्रीटी से एक्सक्लूड किया गया है। इसके अलावा मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज और उनकी डिजिटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रूल्स मिलिट्री एक्टिविटीज पर अप्लाई नहीं होते, जब ये एक्टिविटीज गवर्नमेंट वेसल्स या एयरक्राफ्ट के थ्रू नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए की जा रही हों। हाई सीज ट्रीटी को पूरी तरह समझने के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लॉज को समझना बहुत जरूरी है। अनक्लॉज को अक्सर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ओशंस और सीज के यूज, मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए बेसिक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये 1982 में अडॉप्ट किया गया था और 1994 में फोर्स में आया। अब तक 171 कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी शामिल हैं, अनक्लॉज को रैटिफाई कर चुकी हैं। इस कन्वेंशन के अंडर अलग अलग मैरिटाइम जोन्स क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। एक कंट्री को अपने टेरिटोरियल सी पर पूरी सॉवरेंटी होती है, जो उसकी कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। इसके आगे कंटिजुअस जोन होता है जो 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है, जहां कंट्री कस्टम्स, इमिग्रेशन, सैनिटेशन और सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज एनफोर्स कर सकती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, जहां कोस्टल स्टेट को मरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट और मैनेज करने के सॉवरेन राइट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जो एरिया होता है, उसे हाई सीज कहते हैं, जो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर होता है और जहां सभी कंट्रीज को नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, फिशिंग और साइंटिफिक रिसर्च जैसी एक्टिविटीज करने की फ्रीडम होती है। अनक्लॉज डीप सी माइनिंग से भी डील करता है और ये डिक्लेयर करता है कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड सीबेड कॉमन हेरिटेज ऑफ द मैनकाइंड है। इस एरिया में मिनरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन और यूज को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी रेगुलेट करती है ताकि फेयर और रिस्पॉन्सिबल यूज एंश्योर हो सके। अगर कंट्रीज के बीच ओशन से रिलेटेड मैटर्स पर कोई डिस्प्यूट होता है, तो अनक्लॉज फॉर्मल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है, जिसमें इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी भी शामिल है। अनक्लॉज और हाई सीज ट्रीटी मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि दुनिया के ओशंस का यूज रिस्पॉन्सिबली, फेयरली और सस्टेनेबली हो, ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशंस दोनों को इसका बेनिफिट मिल सके। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स रिसेंटली न्यूज में इसीलिए रही है क्योंकि रामसर कन्वेंशन की 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपी जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में होल्ड हुई, जहां वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और डिसीजंस लिए गए। रामसर कन्वेंशन, जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है, एक ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो दुनिया भर में वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और वाइज यूज पर फोकस करती है। यहाँ वाइज यूज का मतलब है वेटलैंड्स को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना, ताकि इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच के थ्रू ये इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स लगातार प्रोवाइड करते रहें। ये कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर सिटी में अडॉप्ट की गई थी और 1975 में फोर्स में आई। प्रेजेंट टाइम में इसके 172 मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया 1982 में इसका मेंबर बना था। कन्वेंशन के मेंबर कंट्रीज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नेशनल पॉलिसीज, प्लानिंग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करें और उनके वाइज यूज को प्रमोट करें।
रामसर कन्वेंशन के अंडर सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स में से एक है रामसर लिस्ट, जिसे लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस कहा जाता है। ये लिस्ट वेटलैंड्स के लिए डेडिकेटेड सबसे बड़ा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज है। वेटलैंड्स को इस लिस्ट में तब इंक्लूड किया जाता है जब वो 9 साइंटिफिक क्राइटेरिया में से कम एक को मीट करें, जैसे कोई वेटलैंड रेयर या यूनिक टाइप का हो, एंडेंजर्ड या वल्नरेबल प्लांट और एनिमल स्पीसीज को सपोर्ट करता हो, या बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। जब कोई वेटलैंड रामसर लिस्ट में इंक्लूड होता है तो उसे नेशनल लेवल पर स्पेशल स्टेटस मिलता है और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम के पास हैं, जबकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामसर साइट ब्राजील का रियो नेग्रो है, जो लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इंडिया के पास अभी 96 रामसर साइट्स हैं, जो एशिया में सबसे ज्यादा हैं। कन्वेंशन का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, जो उन रामसर साइट्स का एक रजिस्टर है जहां सीरियस इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे पोल्यूशन, एनक्रोचमेंट या अदर ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से। इंडिया में राजस्थान का केओलादेव नेशनल पार्क और मणिपुर का लोकटक लेक मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में शामिल हैं। उड़ीसा का चिल्का लेक पहले इस रिकॉर्ड का हिस्सा था, लेकिन सक्सेसफुल कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन एफर्ट्स के बाद जब उसकी इकोलॉजिकल कंडीशन इंप्रूव हुई तो उसे बाद में इस रिकॉर्ड से हटा दिया गया। रामसर कन्वेंशन के अंडर वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन प्रोग्राम भी चलाया जाता है। ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है जिसमें ऐसे सिटीज़ को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है जो अपने वेटलैंड्स, चाहे नेचुरल हो या मैन मेड, उन्हें प्रोटेक्ट और वैल्यू करती है। इस प्रोग्राम को 2015 में उरुग्वे में हुई 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान अप्रूव किया गया था। ये अक्रेडिटेशन 6 ईयर्स के लिए वैलिड होती है और अगर सिटी वेटलैंड्स के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे 6 क्राइटेरिया को कंटिन्यू करती है तो इसे रिन्यू भी किया जा सकता है। 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से कई इंपॉर्टेंट आउटकम्स सामने आए। इनमें से एक था द विक्टोरिया डिक्लेरेशन, जो वेटलैंड्स की इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज से फाइट और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज अचीव करने में वेटलैंड्स के रोल को हाईलाइट करता है। एक और मेजर आउटकम था 2025 से 2030 के लिए 5th स्ट्रेटेजिक प्लान, जिसका एम दुनिया भर में वेटलैंड्स के ग्लोबल लॉस को रोकना और रिवर्स करना है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव स्ट्रेटेजिक प्लान 2025-2030 पर भी डिस्कशन हुई। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव इंडो बर्मा रीजन में रामसर कन्वेंशन के ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करने में सपोर्ट देना है। इसका सेक्रेटेरिएट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर होस्ट करता है और इसे IUCN के ब्रिज प्रोग्राम का सपोर्ट मिलता है। ब्रिज प्रोग्राम का एम शेयर्ड रिवर बेसिन्स के लिए डायलॉग और गवर्नेंस बिल्ड करना है, जिसका एम शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करना, वाटर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना और कंट्रीज के बीच पीसफुल कोऑपरेशन एनकरेज करना है। इस रीजनल इनिशिएटिव के मेंबर कंट्रीज हैं कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में कुछ और इनिशिएटिव्स भी अनाउंस किए गए, जैसे जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और विमेन लीडरशिप को वेटलैंड कंजर्वेशन में प्रमोट करने के लिए ग्रांट्स, फ्रेश वाटर चैलेंज जिसका एम कन्वेंशन के इंप्लीमेंटेशन को स्ट्रांग बनाना है, और ग्लोबल वाटर बर्ड एस्टिमेट्स पार्टनरशिप का एंडोर्समेंट। ये पार्टनरशिप रामसर कन्वेंशन के अंडर काम करती है और डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कंबाइन करके मॉनिटरिंग कैपेसिटी को स्ट्रांग बनाती है और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ताकि वाटर बर्ड पॉपुलेशंस के ग्लोबल डिक्लाइन और वेटलैंड डिग्रेडेशन जैसे इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया ने भी कई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। इंडिया ने प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स नाम का एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया, जो मिशन लाइफ से इंस्पायर्ड था, और ये रेजोल्यूशन सक्सेसफुली अडॉप्ट भी कर लिया गया। इस रेजोल्यूशन के थ्रू इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज किया जाता है, ताकि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया को 2025 से 2028 पीरियड के लिए रामसर स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी इलेक्ट किया गया, जहां इंडिया साउथ एशिया रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन मिली। इंदौर के केस में सिरपुर लेक, जो एक रामसर साइट है, उसे वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट एफर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया गया। इंडिया में कुछ नए रामसर साइट्स भी ऐड किए गए हैं। राजस्थान में फलौदी खीचन वेटलैंड, जो नॉर्दर्न थार डेजर्ट में लोकेटेड है, उसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। इस वेटलैंड में 2 वाटर बॉडीज, रात्रि रिवर और विजय सागर पॉन्ड शामिल हैं। साथ ही सराउंडिंग राइपेरियन हैबिटेट्स और स्क्रब लैंड भी है। ये वेटलैंड माइग्रेटरी डेमोजिल क्रेन्स के लिए एक इंपॉर्टेंट विंटरिंग साइट है। राजस्थान का ही एक और साइट है मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के मैनार और खेरोड़ा विलेजेस के पास लोकेटेड है। ये एक फ्रेश वाटर मॉनसून वेटलैंड है जो 3 पॉन्ड्स, ब्रह्म तालाब, ढंड तालाब और खेरोड़ा तालाब से मिलकर बना है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड व्हाइट रम्प्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर जैसे इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज को सपोर्ट करता है।
सिलिसेर लेक, जो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, एक सेमी एरिड रीजन में लोकेटेड है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन के अंदर आता है। ये एक मैन मेड वेटलैंड है जो 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा रूपारेल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी पर बंद बनाकर क्रिएट किया गया था। बिहार में भी कई वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट का गोकुल रिजर्वायर एक ऑक्सबो लेक है जो गंगा रिवर के सदर्न एज पर लोकेटेड है और ब्लैक बक के लिए एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट प्रोवाइड करता है। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का उदयपुर लेक भी एक ऑक्सबो लेक है जो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से घिरा हुआ है और पोचार्ड जैसे कई माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए विंटरिंग ग्राउंड का काम करता है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट का गोगा भी लेक भी एक ऑक्सबो वेटलैंड है जो महानंदा और कंखर रिवर्स के फ्लो के साथ साथ गंगा रिवर के इन्फ्लुएंस से बना है। ये वेटलैंड इस बात के लिए भी स्पेशल है कि ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का कोपरा जलाशय भी रामसर साइट के रूप में ऐड किया गया है। ये महानदी रिवर के अपर कैचमेंट में लोकेटेड एक रिजर्वायर है और अपने शैलो और न्यूट्रिएंट रिच बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है। रामसर साइट्स के अलावा कुछ और वेटलैंड्स भी न्यूज़ में रहे। केरला का वेम्बनाड लेक एक रीसेंट रिपोर्ट में हाईलाइट हुआ जिसमें बताया गया कि 1917 से 1990 के बीच इसकी सरफेस एरिया लगभग 27% कम हो गई। ये केरला का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड इकोसिस्टम है और इंडिया में वाटरफाउल की थर्ड लार्जेस्ट विंटरिंग पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। वेम्बनाड कोल रामसर साइट, पथिरामनल आइलैंड और थन्नेर मुक्कम सॉल्ट वाटर बैरियर सब इसी वेटलैंड सिस्टम का हिस्सा है। डल लेक दी न्यूज़ में रहा क्योंकि यहाँ पहली बार खेलो इंडिया वाटर गेम्स होस्ट किए गए। डल लेक जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर के ईस्टर्न पार्ट में झेलम रिवर के राइट बैंक पर लोकेटेड है। ये एक नेचुरल वेटलैंड सिस्टम का हिस्सा है और अपने फ्लोटिंग गार्डन्स के लिए फेमस है। इस लेक को अरा रिवर पानी सप्लाई करती है जो नॉर्थ एंड पर तैलबाल नाम के डीप चैनल से फ्लो करती है। डल लेक को कॉजवेज के थ्रू 4 बेसिन्स गगरीबाल, लोकोट डल, बोट डल और नागिन में डिवाइड किया गया है। कोरल ब्लीचिंग न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने कोस्ट के अलोंग बहुत ज़्यादा इंटेंस मरीन हीट वेव्स के कारण रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं। ये फोर्थ मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट का हिस्सा है जो 2023 में शुरू हुआ था। कोरल्स छोटे इन्वर्टेब्रेट एनिमल्स जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है से मिलकर बने होते हैं जो ज़ूएक्ज़ैंथेले नाम के माइक्रोस्कोपिक एल्गी के साथ साथ रहते हैं। ये एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू कोरल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं और बदले में उन्हें कोरल के अंदर शेल्टर मिलता है। कोरल्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, हार्ड कोरल्स और सॉफ्ट कोरल्स। हार्ड कोरल्स के पास कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड स्केलेटन होता है जिसकी वजह से ये रीफ्स बनाते हैं, जबकि सॉफ्ट कोरल्स के पास ऐसा स्केलेटन नहीं होता। कोरल रीफ्स भी 3 मेन टाइप्स के होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स जो शोर के पास ग्रो करते हैं, बैरियर रीफ्स जो कोस्ट से दूर होते हैं और बीच में लगून होता है, और एटॉल रीफ्स जो रिंग शेप्ड होते हैं और बीच में सेंट्रल लगून होता है। कोरल सबसे अच्छा 23 से 29 डिग्री सेल्सियस के वार्म वाटर टेम्परेचर में 50 मीटर्स से कम गहराई के क्लियर और शैलो वाटर्स में ग्रो करते हैं ताकि सनलाइट उन तक पहुंच सके और जहां सैलिनिटी स्टेबल हो। कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल्स टेम्परेचर, लाइट या न्यूट्रिएंट्स में चेंज के कारण स्ट्रेस फेस करते हैं। ऐसी सिचुएशन में कोरल्स अपने अंदर रहने वाले एल्गी को बाहर निकाल देते हैं, वाइट हो जाते हैं और अगर स्ट्रेस लंबा चला तो अपनी मेन न्यूट्रिशन सोर्स खोने की वजह से मर जाते हैं। कोरल रीफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लगभग 25% मरीन स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं, जिसमें स्पंजेस जैसे फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं जो पानी को क्लीन रखने में मदद करते हैं। ये कोस्टलाइंस को स्टॉर्म्स और इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं और टूरिज्म और फिशरीज के थ्रू लाइवलीहुड्स भी सपोर्ट करते हैं। कोरल्स को कंजर्व करने के लिए कई न्यू टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं, जैसे बायोरॉक टेक्नोलॉजी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट से कोरल ग्रोथ फास्ट होती है, 3D प्रिंटेड रीफ स्ट्रक्चर्स और कोरल क्रायो प्रिजर्वेशन जिसमें कोरल लार्वाए को फ्यूचर रेस्टोरेशन के लिए फ्रीज करके रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए फिलीपींस ने रीफ बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने के लिए कोरल लार्वाए क्रायोबैंक बनाया है। ग्लोबली कोरल रीफ्स मोस्टली ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं और इनमें से 1/3 से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में लोकेटेड हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। इंडिया में कोरल रीफ्स मेनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं जहां सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड है। उसके बाद लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे और महाराष्ट्र के मालवन के पास छोटे रीफ पैचेस मिलते हैं। कोरल ट्रायंगल, जिसे अक्सर अमेज़न ऑफ द सीज कहा जाता है, दुनिया का रिचेस्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है।
सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स साइन भी न्यूज़ में है, क्योंकि नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा डेवलप किया गया ये मॉडल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO से ग्लोबल टेक्निकल रिकग्निशन रिसीव कर चुका है। साइन एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है जिसका एम श्रिम्प फार्मिंग को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना और साथ ही साउथ एशिया के मैंग्रोव इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है। सुंदरबंस में ये मॉडल ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर के इको फ्रेंडली मेथड्स को स्टैंडर्डाइज करके रेजिलिएंट इकोसिस्टम बनाने पर फोकस करता है। इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल नेचर फंड, नेचुरल लैंड ईवी और मर्सिडीज बेंज फंड कर रहे हैं। साइम इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें लो डेंसिटी श्रिम्प फार्मिंग बिना एक्स्ट्रा फीड के की जाती है, जिससे मैंग्रोव्स को कम नुकसान होता है। मैंग्रोव सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, जहां लैंड और सी मिलते हैं। ये हाई रेनफॉल रीजन्स में और 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के वार्म टेम्परेचर में अच्छा ग्रो करते हैं। मैंग्रोव्स के पास स्पेशल रूट सिस्टम्स होते हैं, जैसे प्न्यूमेटोफोर्स और स्टिल्ट रूट्स, जो उन्हें वाटर लॉक्ड सॉइल में सांस लेने में मदद करते हैं। और ये वाइवीपैरी दिखाते हैं, मतलब उनके सीड्स पेरेंट प्लांट से अटैच रहते हुए ही जर्मिनेट हो जाते हैं। मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर करते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से 7.5 से 10 टाइम्स ज़्यादा पर एकड़। इसीलिए इन्हें नेचर्स के कार्बन वॉल्स कहा जाता है। ये फिश और क्रैब्स के नर्सरी ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं, नेचर के किडनीज की तरह पॉल्यूटेंट्स फिल्टर करते हैं, कोस्ट्स को स्टॉर्म्स और साइक्लोन से प्रोटेक्ट करते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया में मैंग्रोव्स का एरिया 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो देश के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। 2001 से 2023 के बीच इंडिया में मैंग्रोव कवर 11.4% बढ़ा है। वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स हैं, उसके बाद गुजरात और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते हैं। सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में स्प्रेड है, दुनिया का इकलौता मैंग्रोव इकोसिस्टम है जहां टाइगर्स की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन मिलती है। इंडिया ने TN शोर जैसे रीजनल इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं, जो मेनली वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड हैं, ताकि तमिलनाडु में कोस्टल रेजिलियंस और लाइवलीहुड्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आइलैंड प्रोटेक्शन जोन से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने 2011 IPZ नोटिफिकेशन के अंडर अप्रूव किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी है। IPZ एक रेगुलेटरी सिस्टम है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप के फ्रजाइल इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ये कोस्टल रेगुलेशन जोन जैसा ही है, लेकिन CRZ मेनलैंड इंडिया पर अप्लाई होता है, जबकि IPZ सिर्फ आइलैंड टेरिटरीज पर अप्लाई होता है। इसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर 2011 में नोटिफाई किया गया था। इस सिस्टम के अंडर कुछ आइलैंड्स को आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के रूप में क्लासिफाई किया गया है, जबकि बाकी आइलैंड्स को इंटीग्रेटेड आइलैंड्स मैनेजमेंट प्लान्स के थ्रू मैनेज किया जाता है, ताकि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाया जा सके। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स के 20th सेशन, जो न्यूयॉर्क में हेल्ड हुआ था, में पार्टिसिपेट किया, जहां इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट्स 2017 टू 2030 के प्रति अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म किया। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स को 2000 में UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने एस्टैब्लिश किया था, जिसका एम ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स का सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट प्रमोट करना है। इस फोरम के मेंबर्स में सभी UN मेंबर स्टेट्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज शामिल हैं। थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस UNOC3 नीस, फ्रांस में हेल्ड हुई, जिसे फ्रांस और कोस्टा रिका ने को-होस्ट किया। इस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन नीस एक्शन प्लान के अडॉप्शन के साथ हुआ। फर्स्ट UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2017 में और सेकेंड 2022 में हुई थी। नीस एक्शन प्लान 3 मेन प्रायोरिटीज पर फोकस करता है। पहला, हाई सीज ट्रीटी जैसे मेजर इंटरनेशनल ओशन अग्रीमेंट्स को कंप्लीट करना और इंप्लीमेंट करना। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 के लिए फंडिंग बढ़ाना और सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करना। तीसरा, मरीन साइंस और नॉलेज शेयरिंग को इंप्रूव करना, जैसे इंटरनेशनल पैनल फॉर ओशन सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करना। ये प्लान प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल और क्लाइमेट चेंज और ओशन एसिडिफिकेशन के इम्पैक्ट्स को कोस्टल कम्युनिटीज पर कम करने के लिए ग्लोबल कमिटमेंट को रीअफर्म करता है। एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट में महाराष्ट्र के 5 बीचेस श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली है। ये एक प्रेस्टीजियस ग्लोबल इको लेबल है जो उन बीचेस को दिया जाता है जो हाई एनवायरमेंटल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करती हैं। अब इंडिया में टोटल 18 ब्लू फ्लैग बीचेस हो चुकी हैं, जिसमें महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा हैं। ये सर्टिफिकेशन डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दी जाती है और ये 33 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पर बेस्ड होती है, जिसमें क्लीनलीनेस, वाटर क्वालिटी, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एजुकेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म शामिल हैं।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अर्थ डे के मौके पर एम फॉर नेचर नाम का एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया। एम फॉर नेचर का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन। इस इनिशिएटिव का एम दुनिया भर में इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग को इम्प्रूव करना है। एडवांस टेक्नोलॉजी, कॉमन डेटा स्टैंडर्ड्स और कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू ये इनिशिएटिव ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंडर दिए गए टारगेट यानी 2030 तक कम से कम 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने में सपोर्ट करता है। एम फॉर नेचर एफएओ के एम फॉर फॉरेस्ट प्रोग्राम का हिस्सा है और फॉरेस्ट के साथ साथ सभी इकोसिस्टम्स पर फोकस एक्सपैंड करता है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव कैमी के अंडर मिलकर 17 शेयर्ड माइग्रेटरी मैमल स्पीशीज जैसे साइगा एंटीलोप और बुखारा डियर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलैबोरेशन किया है। कैमी को 2014 में कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के अंडर लॉन्च किया गया था। इसका मेन गोल कंट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन के थ्रू इन इंपॉर्टेंट स्पीशीज के कंजर्वेशन एफर्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। रिसेंटली तेलंगाना के फॉरेस्ट्स में कुछ रेयर मशरूम्स देखे गए हैं, जैसे ब्लू पिंक गिल और शटलकॉक मशरूम्स। ब्लू पिंक गिल मशरूम ओरिजिनली न्यूजीलैंड का नेटिव है और अपना ब्लू कलर अजूलेन नाम के पिगमेंट से लेता है, जो फंगाई में रेयर होता है। ये कदम्बा रिजर्व फॉरेस्ट और नियर बाय एरियाज में पाया गया, जो मॉनसून ड्रिवन फंगल डाइवर्सिटी के लिए नोन है। शटलकॉक मशरूम को कावल टाइगर रिजर्व में रिकॉर्ड किया गया, जो ईस्टर्न घाट्स में इसका फर्स्ट कंफर्म्ड साइटिंग है। इस मशरूम की लैटिस लाइक स्ट्रक्चर हवा में स्पोर्स को रिलीज करने में मदद करती है। फाइनली, एवरलिस्ट को वर्ल्ड का पहला यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट ऑफ बर्ड स्पीशीज के रूप में लॉन्च किया गया है। ये दुनिया भर के मेजर बर्ड रिसर्च और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। एवरलिस्ट पुरानी बर्ड स्पीशीज लिस्ट्स को रिप्लेस करेगा और हर साल अपडेट होगा, जिससे ग्लोबल लेवल पर बर्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स ज्यादा इफेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड हो सकेंगे। कंजर्वेशन रिजर्व टर्म रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने हिसारघट्टा ग्रासलैंड को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 36A के अंडर एक कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है। कंजर्वेशन रिजर्व इस लॉ के अंडर एक टाइप का प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जिसे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, ताकि इंपॉर्टेंट लैंडस्केप्स, सीस्केप्स, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये रिजर्व्स यूजुअली नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के अराउंड बफर जोन्स के रूप में काम करते हैं, या फिर कॉरिडोर्स की तरह सर्व करते हैं, जिससे एनिमल्स फॉरेस्ट्स और प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच सेफली मूव कर सकें। कंजर्वेशन रिजर्व का मैनेजमेंट एक कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू होता है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को एडवाइस करती है। हिसारघट्टा ग्रासलैंड हिसारघट्टा लेक के पास बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में कर्नाटका में लोकेटेड है और ये बेंगलुरु रीजन का लास्ट रिमेनिंग नेचुरल ग्रासलैंड हैबिटेट है। ग्रासलैंड्स ओपन एरियाज होते हैं जहां ग्रासेस डोमिनेट करती हैं, जनरली वार्म और ड्राई क्लाइमेट होता है और ये दुनिया के सबसे वाइडली स्प्रेड लैंड इकोसिस्टम्स में से एक हैं। ये ग्रासलैंड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्कावती रिवर, थिप्पागोंडा नल्ली रिजर्वॉयर और हिसारघट्टा लेक के लिए एक लार्ज कैचमेंट एरिया बनाता है। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो न्यूज में है वो है ग्लोबल ओशन डार्कनिंग। एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 2003 से 2022 के बीच दुनिया के लगभग 21% ओशंस डार्कर हो गए हैं, खास तौर पर आर्कटिक और एंटार्क्टिक जैसे रीजन्स में। ओशन डार्कनिंग का मतलब है कि ओशन वाटर के अंदर कम सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है, जिससे फोटिक जोन का साइज रिड्यूस हो जाता है। फोटिक जोन ओशन का अपर लेयर होता है, लगभग 200 मीटर्स डीप, जहां सनलाइट पहुंचती है और जहां लगभग 90% मरीन लाइफ एग्जिस्ट करती है। कोस्टल एरियाज में ओशन डार्कनिंग मेनली एग्रीकल्चरल रन ऑफ और हैवी रेनफॉल के थ्रू ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर और सेडिमेंट्स के सी में जाने से होती है। ओपन ओशंस में ये सरफेस वाटर वार्मिंग, एल्गल ब्लूम्स और क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस इन ओशन सर्कुलेशन की वजह से होती है। इस डार्कनिंग से ओशन प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन जैसे लाइफ प्रोसेसेस सनलाइट पर डिपेंड करते हैं। इससे फिश पॉपुलेशंस डिक्लाइन होती हैं, फिशिंग इंडस्ट्री अफेक्ट होती है और अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में ओशन का रोल डिस्टर्ब होता है। इन्वायरमेंटल डीएनए या ईडीएनए एक और मॉडर्न साइंटिफिक टूल है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अटेंशन गेन कर रहा है। इन्वायरमेंटल डीएनए का मतलब है जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए जो ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग्स में छोड़ देते हैं, जैसे वाटर, सॉइल या एयर, स्किन सेल्स, टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड्स या वेस्ट के फॉर्म में।
इन सैंपल्स को कलेक्ट और एनालाइज करके साइंटिस्ट्स ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी एरिया में कौन-कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट हैं और टाइम के साथ इकोसिस्टम्स कैसे चेंज हो रहे हैं। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता, हाईली एक्यूरेट है, फास्ट है और ट्रेडिशनल ट्रैकिंग मेथड्स के कंपैरिजन में काफ़ी चीप है। ब्लू वॉशिंग टर्म भी रिसेंटली वेस्ट टू एनर्जी इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में आई है। ब्लू वॉशिंग एक मिसलीडिंग मार्केटिंग प्रैक्टिस है जिसमें कंपनीज ये एग्जैजरेट या फॉल्सली क्लेम करती हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल, एथिकल या सोशली सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं। ये ग्रीन वॉशिंग जैसा ही है, जहां कंपनीज इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के फॉल्स क्लेम्स करती हैं। और पिंक वॉशिंग जैसा भी है, जहां कंपनीज LGBTQ+ राइट्स का सपोर्ट मार्केटिंग के लिए यूज करती हैं, बिना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअल इंप्रूवमेंट्स किए। फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन एक और कंसेप्ट है जो तब डिस्कस हुआ जब यूएस की बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोलॉजिक्स ने क्लेम किया कि उन्होंने एक्सटिंक्ट डायर वुल्फ के ट्रेट्स के साथ जेनेटिकली इंजीनियर्ड 3 ग्रे वुल्फ पप्स डेवलप किए हैं। उन्होंने इसे दुनिया का पहला सक्सेसफुल केस ऑफ फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन बताया। डायर वुल्व्स बड़े वाइल्ड डॉग्स थे जो सदर्न कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे और लगभग 13,000 ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन का एम किसी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को बिल्कुल वापस लाना नहीं होता। इसका फोकस एक्सटिंक्ट एनिमल्स के इंपॉर्टेंट फिजिकल ट्रेट्स या इकोलॉजिकल रोल्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू रिक्रिएट करना होता है। इस प्रोसेस में बनाए गए एनिमल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं ताकि वो अपीयरेंस या फंक्शन में एक्सटिंक्ट स्पीशीज के क्लोज हो सकें। इसमें क्रिस्पर जीन एडिटिंग, क्लोनिंग और डिटेल्ड जीनोम मैपिंग जैसी टेक्निक्स यूज होती हैं। साइंटिस्ट्स वुली मैमथ, मोआ, थाइलसीन और डोडो जैसे एनिमल्स के लिए भी ऐसी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। फाइनली, अंगुलेट्स टर्म भी न्यूज में आई है क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इंडिया का पहला नेशन वाइड अंगुलेट सर्वे कंडक्ट किया और ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन रिपोर्ट किया। अंगुलेट्स हूव्ड मैमल्स होते हैं जो जनरली ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट्स और माउंटेनस रीजन्स में रहते हैं। ये मेनली प्लांट ईटर्स होते हैं और इनमें चीतल, सांबर, एंटीलोप्स और नीलगाय जैसे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। अंगुलेट्स इकोसिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये टाइगर जैसे लार्ज प्रेडेटर्स का मेन प्रे होते हैं। साथ ही ये सीड स्प्रेड करने, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल करने और सॉइल क्वालिटी इंप्रूव करने में, हेल्दी फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स मेंटेन करने में मदद करते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसे कॉमनली साइट्स कहा जाता है, एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो काफ़ी बार न्यूज़ में रहा है। ये एक गवर्नमेंट्स के बीच एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है जिसका एम ये इंश्योर करना है कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का इंटरनेशनल ट्रेड उनकी नेचुरल सर्वाइवल को थ्रेटन ना करे। भले ही ये अपने मेंबर कंट्रीज पर लीगली बाइंडिंग हो, लेकिन साइट्स नेशनल लॉज को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि हर कंट्री इसे अपने डोमेस्टिक लीगल सिस्टम के थ्रू इम्प्लीमेंट करती है। इस कन्वेंशन का ड्राफ्ट पहली बार 1963 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के एक रेजोल्यूशन के बाद बनाया गया था और ये ऑफिशियली 1975 में फोर्स में आया। आज के टाइम पर साइट्स के 185 पार्टीज हैं, जिनमें इंडिया भी शामिल है, जिसने 1976 में इस कन्वेंशन को रैटिफाई किया था। साइट स्पीशीज को उनकी प्रोटेक्शन नीड्स के बेसिस पर 3 अपेंडिसेस में डिवाइड करता है। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज आती हैं जो एक्सटिंक्शन के थ्रेट में होती हैं और इनका ट्रेड सिर्फ बहुत रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में ही अलाउड होता है। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज होती हैं जो अभी थ्रेटिंग नहीं हैं, लेकिन अगर ट्रेड कंट्रोल ना किया जाए तो हो सकती हैं। अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज शामिल होती हैं जो कम से कम एक कंट्री में प्रोटेक्टेड होती हैं और वो कंट्री बाकी साइट्स मेंबर से उनके ट्रेड को कंट्रोल करने में हेल्प मांगती है। साइट्स कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी चलाता है, जैसे माइक प्रोग्राम जो एलिफेंट्स के इलीगल किलिंग को मॉनिटर करता है, साइट्स ट्री स्पीशीज प्रोग्राम और इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम जो 2010 में लॉन्च हुआ था। इसका एक मेजर पब्लिकेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट भी है। न्यूज़ में आने वाली एक और ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, जिसे उपॉव कहा जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम न्यू प्लांट वेराइटीज के प्रोटेक्शन के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम प्रमोट करना है। उपॉव की एस्टैब्लिशमेंट 1961 में हुई थी और ये प्लांट ब्रीडर्स के राइट्स ग्रांट करने पर फोकस करता है, जो एक टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। ये राइट साइंटिस्ट्स और ब्रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि वो न्यू और इम्प्रूव्ड प्लांट वेराइटीज डेवलप करें जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़े और फूड सिक्योरिटी एंश्योर हो।
उपव कन्वेंशन 1991 ने ब्रीडर्स के राइट्स को और स्ट्रॉन्ग किया और ट्रेडिशनल फार्मर्स प्रिविलेज ऑफ सेविंग सीड्स को मेंबर कंट्रीज के लिए ऑप्शनल बना दिया। इंडिया उपव का मेंबर नहीं है। इसके इंस्टेड इंडिया अपना एक यूनिक लॉ फॉलो करता है जिसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 कहा जाता है, जो इसे स्पेशल बनाता है क्योंकि ये एक साथ प्लांट ब्रीडर्स और फार्मर्स दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आईबैट अलायंस यानी इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंस एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो अटेंशन में आई है। ये 4 मेजर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस का कोएलिशन है: बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। इस अलायंस की फाउंडेशन 2008 में हुई थी और इसका बेस यूनाइटेड किंगडम में है। इसका मेन मिशन रिलायबल डेटा, टूल्स और गाइडेंस प्रोवाइड करना है ताकि गवर्नमेंट्स, कंपनीज और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड रिस्क्स को समझ सकें और नेचर को हार्म कम करने के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ये एक स्टैट्यूटरी और स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट्स के कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े केसेस का फास्ट और इफेक्टिव डिस्पोजल एंश्योर करने के लिए बनाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एस्टैब्लिशमेंट 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर हुई थी। इसका मेन हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके 4 और प्लेसेस ऑफ सिटिंग हैं: भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। ट्रिब्यूनल कई इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लॉज से रिलेटेड केसेस डील करता है, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट और कुछ और लॉज। एनजीटी के पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर सिविल कोड जैसे पावर्स होते हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्टली सिविल प्रोसीजर कोड या इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोसीजर से बाउंड नहीं होता। ये मेनली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है। ट्रिब्यूनल को केसेस 6 मंथ्स के अंदर डिस्पोज करना होता है। एनजीटी के मेंबर्स का टेन्योर 5 साल होता है और उनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होती। ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन या तो सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए। एनजीटी के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं लेकिन फाइनल नहीं, क्योंकि ट्रिब्यूनल अपने जजमेंट्स का रिव्यू कर सकता है और 90 डेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। रिपोर्ट्स और इंडाइसेस में से ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा हर 5 साल में रिलीज की जाती है। 2025 एडिशन को बाली, इंडोनेशिया में हुई ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशंस इनिशिएटिव की प्लेनरी मीटिंग के दौरान पब्लिश किया गया। ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशंस इनिशिएटिव ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशंस का एक मेजर प्रोग्राम है जिसका इंडिया भी मेंबर है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट दुनिया के टोटल लैंड एरिया का लगभग 32% कवर करते हैं। दुनिया के लगभग आधे फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन्स में लोकेटेड हैं, जिनके बाद बोरियल, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल रीजन्स आते हैं। यूरोप के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, जो दुनिया के टोटल फॉरेस्ट्स का लगभग 25% है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने ग्लोबली अपनी पोजीशन इंप्रूव की है और अब टोटल फॉरेस्ट एरिया के मामले में 9th रैंक पर है, जिसमें लगभग 2% ग्लोबल फॉरेस्ट कवर शामिल है।